हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? पोलराइजेशन पढ़ा दिया था, खत्म हो गया था। क्वेश्चन कराए थे, पोलराइजेशन के क्वेश्चन किए थे हमने, वो मेलस लॉ के। अच्छा। चलो थोड़ा सा कंसेप्ट बचा है, वो खत्म करें पहले पोलराइजेशन का। देखिए ऑनलाइन वाले आगे क्या। हाँ आज ही शुरू कर देंगे मॉडर्न। हाँ आज ही लग रहा हूँ। अच्छा, बैठ जाओ जगह पे जाके। हाँ भाई, छोरियों के बीच में चुपचाप खड़ा रहता है ये, डाउट पूछने आया है ये और चुपचाप खड़ा रहा। मतलब आधा घंटा एक डाउट पूछा इसने, दो इसने बताया भी सही। मैं क्यों, ये चुप क्यों खड़ा है, बता रहा था ये। मतलब समझ रहे हो? हाँ। चलो भाई आओ। तो तुझे तुझे मेरा असिस्टेंट बना लूं फिर तो मैं, है। जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे डाउट तू बता दिया करना है। चलो भाई आओ कंटिन्यू करें। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आगे हो, शुरू करें। देखो भाई, पोलराइजेशन पढ़ रहे थे कल हम लोग। तो पोलराइजेशन में मैंने आपको मेलस लॉ बताया था। आपको बताया था कि भैया, अगर यहाँ पर किसी लाइट को पोलराइजर के ऊपर डालोगे तो वो क्या करेगा, अपने प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट को ट्रांसमिट करेगा और बाकियों को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक कंपोनेंट वाली लाइट हम डालते थे तो ट्रांसमिटेड लाइट क्या होती थी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बताया था मैंने। अच्छा, और दूसरा मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर अनपोलराइज लाइट डाल दें, बहुत सारे कंपोनेंट वाली लाइट डाल दें, तो फाइनली एक कंपोनेंट वाली लाइट बनेगी और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधी। कल बताया था यार। अरे अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलते हैं तो इंटेंसिटी आधी। अच्छा, जिसका पोलराइजेशन हो चुका है उसका दोबारा भी करवाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, पोलराइजर का प्लेन उससे कुछ एंगल पर। समझ पा रहे हो सर? ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है कि पोलराइजेशन होता कैसे है। भाई क्या होता है वो तो अपन समझ गए, है ना। और होगा क्या, पैरेलल जाएगा, परपेंडिकुलर ब्लॉक होगा, ये भी हम समझ गए। लेकिन इसके मेथड क्या है? तो पोलराइजेशन करने का मेथड है साहब, जो जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन की हम बात करें साहब। ठीक है, पोलराइजेशन करेंगे हम रिफ्लेक्शन से, पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन से। ठीक है, अब देखो साहब, रिफ्लेक्शन से मैं आपको बताऊं तो रिफ्लेक्शन के लिए लिमिटेशन नहीं है कि हम डेंसर से रेयरर में जाएं या रेयरर से डेंसर में जाएं, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। ठीक है, मान लिया ये म्यू 1, ये म्यू 2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुआ, अब इंसिडेंट हुआ तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो सकता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पर। भाई सरफेस का नेचर कितना है। भाई आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरफेस अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है, तो जानते हो यार। ठीक है, हाँ। पोलराइजेशन कराना चाहता हूँ मैं कराना चाहता हूँ पोलराइजेशन, हाँ। मैं यहाँ कराना चाह रहा हूँ पोलराइजेशन, चैप्टर चल रहा है पोलराइजेशन। ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, पोलराइजेशन कराने के मेथड्स हैं। तो पहला मेथड बता रहा हूँ साहब, रिफ्लेक्शन से मैं ये करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। चलो, किसी और की नींद अगर देर से खुली हो तो भैया हम यहाँ पोलराइजेशन करा रहे हैं, मेथड कौन सा है, रिफ्लेक्शन। अब देखो क्या है साहब, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गया तो ये मीडियम की सरफेस अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ क्या करेगा, रिफ्रैक्ट। ये जो दिख रहा है ये है इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट पार्ट बोल दो। ठीक है, ये है साहब इंसिडेंट पार्ट। ठीक है, ये होगा साहब रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट, और ये होगा रिफ्रैक्टेड पार्ट। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं साहब, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, तो ये सबको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आई। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, आर। ये तो जानते हो सब, ये कहानी तो जानते हो। आगे की कहानी सुनो। अगर ये रिफ्लेक्टेड पार्ट और रिफ्रैक्टेड पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकले, ये 90 डिग्री,
ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकले, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ये पोलराइज लाइट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। और ये जो होगी या तो बोलेंगे इसको पार्शियली पोलराइज या बोलेंगे अनपोलराइज। मतलब मैंने यहाँ पर अनपोलराइज लाइट को डाला, मैंने जो लाइट लाया वो कौन सी लाया? अनपोलराइज। अब अनपोलराइज लाइट को इस सरफेस पे डालते हैं, ये सरफेस अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है। अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज लाइट की तरह बिहेव करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। बोले पोलराइजेशन करवा दिया हमने, और कुछ किस मेथड से करवा दिया? रिफ्लेक्शन। लेकिन अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा मेलस के नियम पे जाओ। मेलस साहब ने क्या बोला था कि भैया परपेंडिकुलर को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, पैरेलल को जाने देगा। ऐसे ही बोलते थे ना। ये हम लगाते थे लाइट के रास्ते में, एक पोलराइजर इधर से आया, इधर से घुस के निकला, है ना। इसने क्या किया? पैरेलल को जाने दिया, परपेंडिकुलर को रोक दिया। यही था ना। मुझे बताओ यहाँ पर जो जो ट्रांसमिट हो रहा है उसका मीडियम सेम है कि नहीं है? अरे ये पोलराइजर लगाया, इधर से घुसाया, उधर निकाला, ठीक है। तो ये क्या था? ये मीडियम सेम था कि नहीं था? मतलब पोलराइजेशन किसका हुआ? सेम मीडियम वाले का हुआ ना। मुझे बताओ सेम मीडियम में कौन है? ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है कि रिफ्लेक्टेड है? रिफ्लेक्टेड है। तो पोलराइजेशन किसका होगा? इसका होगा। या हम क्या बोलेंगे? इसके दो कंपोनेंट हैं, इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, है ना। अब ये इन दोनों कंपोनेंट में हम देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को ब्लॉक कर दिया और पैरेलल को ट्रांसमिट कर दिया। तो ये वाला जो सेम मीडियम वाला होगा ना, ये कौन सा लाइट बन जाएगा? ये बन जाएगा पोलराइज लाइट। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट किसकी तरह बिहेव करेगा? पोलराइज। लेकिन लिमिटेशन है कि इन दोनों में एंगल क्या होना चाहिए? 90। अगर 90 से ज्यादा है या 90 से कम है तो फिर पोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो बना लो इसे, बना लो और कंडीशन लिख लो। पोलराइजेशन करने की कंडीशन है भैया दोनों परपेंडिकुलर होना जरूरी है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं होगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो पोलराइजेशन नहीं होगा। बना लिया? लिख लो फिर इसमें, तो लिख लो, बाद में बनाना। पहले लिखो, लिखो इफ रिफ्लेक्टेड, मिटा थोड़ी रहा हूं, लिख ले पहले। इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, if reflected and refracted light, reflected and refracted light perpendicular to each other, perpendicular to each other, perpendicular to each other, perpendicular to each other, then reflected light, reflected light, reflected light behave as a polarized light, reflected light behave as a polarized light, reflected light behave as a polarized light. Phenomena is called polarization, polarization by reflection, polarization by reflection. ये लिमिटेशन है भैया, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मुझे निकालना है एक प्रॉपर्टी और लिख लो, इसी में लिख लो नेक्स्ट पैराग्राफ से। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट in that condition, angle of incident and that condition is called Brewster angle. ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना, BREWSTER, ब्रूस्टर। ठीक है, ये W आ गया बीच में, ब्रूस्टर, ये ब्रूस्टर एंगल कहलाता है सर। ठीक है, थीटा भी इसको बोलेंगे ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, या पोलराइज एंगल भी बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल या पोलराइज एंगल, ब्रूस्टर एंगल या पोलराइज एंगल। किसके लिए? पोलराइजेशन करवाने के लिए। इतना एंगल चाहिए, मस्ट है, इतना होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं है ना तो फिर पोलराइजेशन नहीं होगा। चलो कितना है निकालते हैं इसकी वैल्यू। सबसे पहले मुझे आई और आर का रिलेशन बताओ। ये आई और आर मुझे बताओ, आई प्लस 90 प्लस आर, इन तीनों का सम कितना होगा? अरे आई प्लस 90 प्लस आर, इन तीनों का सम 180 होगा कि नहीं? तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 90 माइनस आई। अब होगा भाई, आर का वैल्यू होगा 90 माइनस आई। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ पर आई का वैल्यू। तो इस पॉइंट पे स्नेल लॉ अप्लाई करता हूँ। स्नेल्स लॉ से क्या बोलेंगे? μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है 90 माइनस आई। बताओ साहब, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यानी क्या बना? μ1 साइन आई बराबर μ2 कॉस आई। अब ये साइन आई अपॉन कॉस आई क्या होता है? टेन आई। तो टेन आई बराबर μ2 अपॉन कितना? μ1। तो आई का वैल्यू कितना आ गया? आई का वैल्यू आ गया टेन इनवर्स
μ2 बाई μ1 आ रहा है कि नहीं। और ये आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू थीटा भी होगा साहब, ब्रूस्टर एंगल होगा ये इस आई को बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। अगर आई का वैल्यू इतना है ना तो ही यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। अगर आई का वैल्यू इससे ज्यादा कम हो गया तो पोलराइजेशन नहीं होगा। सुन लो मेरी बात, आई का वैल्यू इससे ज्यादा या कम ले लिया तो पोलराइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोचना, अगर मैं ये आई बढ़ाता हूँ, ये आई बढ़ाता हूँ, तो ये आई भी तो बढ़ेगा और तुम्हें पता है ये आर भी बढ़ेगा। अब सोचो ये आई बढ़ गया और ये आर बढ़ गया तो एंगल तो 90 से कम हो जाएगा। तो ये 90 से कम हो गया तो पोलराइजेशन। अच्छा आई को कम करता हूँ, अगर मैं आई को कम करता हूँ, ये आई कम करता हूँ तो ये आई भी कम होगा और ये आर भी कम होगा, ये आई भी कम होगा, ये आर भी कम होगा, तो ये एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा। क्या पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन के लिए लिमिटेशन है भैया, इतना एंगल इतना होना चाहिए, ये एंगल का वैल्यू बूस्टर एंगल के बराबर होना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा नहीं चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज पे गौर करो, ये μ1 μ2 का पेयर बदल दूं तो एंगल का वैल्यू बदलेगा कि नहीं बदलेगा। एंगल का वैल्यू बदलेगा यार, पेयर पे डिपेंड करेगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि लाइट जाती है सपोज एयर से वाटर, एयर से वाटर, तो एयर से वाटर जाने पर इसका वैल्यू कितना होगा। ये आई का वैल्यू बोलूंगा 10 इनवर्स μ2 अपॉन μ1। μ2 कौन होगा, म्यू वाटर, μ1 क्या होगा, म्यू एयर। भाई एयर से वाटर जा रहा है ना, तो आंसर आएगा 10 इनवर्स कितना, 4/3। अब आएगा भाई कितना होता है 4/3, 10 इनवर्स 4/3 होता कितना है, 10 इनवर्स 4/3 कितना होता है, 53 डिग्री। अब यार ये तो जानते हो यार, 3 4 5 ट्रायंगल 37 है ना, 53 इनकी वैल्यू तो जानते होगे ना। उम्मीद रखूं, थोड़ी थोड़ी उम्मीद, या बताना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो ये 53 डिग्री, मतलब इस एंगल का वैल्यू 53 डिग्री होना चाहिए। मतलब पानी से हवा से अगर पानी में लाइट रे जाता है और हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज लाइट हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए, 53। अगर 53 से कम है या ज्यादा है तो नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों नहीं होगा, दोनों होंगे, लेकिन लेकिन पोलराइजेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब पोलराइजेशन के लिए मैंने कहा ना, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों होना जरूरी है। तो उसके लिए तुम रेयर से डेंसर में जाओ या डेंसर से रेयर में जाओ, चलता है। टीआईआर के लिए लिमिटेशन थी, कहां से कहां जाना पड़ता है, डेंसर से रेयर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दे दूं मैं एग्जांपल एक और दे दूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि सपोज हवा से कांच में लेके जाओ, हवा से कांच में, ग्लास में, तो आई का वैल्यू आएगा 10 इनवर्स म्यू ग्लास डिवाइड बाय म्यू एयर, म्यू एयर 1, तो आंसर होगा 10 इनवर्स 3/2। वो होगा भाई, ये आंसर आएगा 10 इनवर्स 3/2। ठीक है, ये 10 इनवर्स 3/2, ये हवा से पानी में, हवा से कांच में। ठीक है, ये बूस्टर एंगल आ गया साहब, बूस्टर एंगल। कंसेप्ट पकड़ में आया, समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक बार क्वेश्चन आया, क्रिटिकल एंगल से रिलेशन मांगा गया। ये बूस्टर एंगल और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन। क्रिटिकल तुम जानते हो, क्रिटिकल क्या होता है, साइन थीटा सी म्यू रियरर अपॉन, जानते हो अच्छी तरह, है ना। अब मैं दो केस देता हूं आपको। पहला केस दे रहा हूं कि साहब मैं जा रहा हूं डेंसर से रेयरर, पहला मीडियम डेंसर, दूसरा मीडियम रेयरर, है ना। ये हो गया साहब म्यू डेंसर और ये हो गया म्यू रेयरर। अब डेंसर से रेयरर में जाओ, मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, परपेंडिकुलर है ना। येलो साहब रिफ्लेक्ट भी हुआ और रिफ्रैक्ट भी हुआ, और मैं बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड पार्ट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब मैं चाहता हूं कि पोलराइजेशन हो जाए। तो इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट पोलराइजेशन के लिए कितना होता है, आपको पता है 10 आई का वैल्यू μ2 अपॉन μ1 होता है। μ2 क्या है, म्यू रेयरर, और μ1 क्या है, म्यू डेंसर। भैया ये तो बराबर आ गया। अबे 10 आई बराबर साइन थीटा सी आया कि नहीं, अबे आया कि नहीं। तो यहां से देखो थीटा सी का वैल्यू मिलेगा साइन इनवर्स 10 आई मिलेगा। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल और ब्रूस्टर एंगल में रिलेशन आ रहा है सर, पोलराइज एंगल और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन कि थीटा सी बराबर साइन इनवर्स कितना 10 आई। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा करता हूं मैं, अब मैं उल्टा करता हूं। अब मैं जाता हूं साहब रेयरर टू डेंसर। अब रेयरर टू डेंसर मतलब ये म्यू रेयरर और ये हो गया साहब म्यू डेंसर। लो साहब, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब इस आई का वैल्यू बोले, ये 10 आई बराबर, फिर बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, μ2 अपॉन μ1। इस समय μ2 कौन है, म्यू डेंसर, और μ1 कौन है, म्यू रेयरर, है कि नहीं भाई। बताओ, ये तो उल्टा हो गया, अभी क्रिटिकल का उल्टा हो गया। मतलब यहां से देखें तो क्या आ रहा है, 10 आई बराबर 1 अपॉन साइन थीटा सी आ रहा है। अभी आ रहा है कि नहीं। तो देखो थीटा सी का वैल्यू क्या मिलेगा, अब मिलेगा साइन इनवर्स कॉट आई। कितना मिलेगा, ये साइन इनवर्स कॉट आई। और आई कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जब लाइट पोलराइज हो रही है।
है ना, लाइट जब पोलराइज हो रही है उस कंडीशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट। बात पकड़ में आ रही है? ये वाला क्वेश्चन एआईपीएमटी में आया था भाई, ये क्रिटिकल एंगल और ये पोलराइज एंगल में रिलेशन मांगा था। ठीक है, इवन रे ऑप्टिक्स का इलिस्ट्रेशन नंबर 15, रे ऑप्टिक्स के अगर तुम मॉड्यूल के सॉल्ड एग्जांपल करते हो ना, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 15 यही है ना। हालांकि उस समय पोलराइजेशन नहीं पढ़ा था अपन ने, लेकिन उसने क्वेश्चन में जिक्र किया कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन, ये रिलेशन होगा। ठीक है, जब जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट को नाम देंगे ब्रूस्टर एंगल। क्या नाम देंगे? हाँ, ये यही पोलराइज एंगल होगा। इतने एंगल पे लाओगे तो पोलराइजेशन होगा, वरना पोलराइजेशन नहीं होगा। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है भाई? इधर वाला तो बन गया, ये तो बन गया ना, ये फोटो फोटो, इधर वाला फोटो। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्या, जो क्वेश्चन बनते हैं वो न्यूमेरिकल इसी पे बनते हैं। बाकी और मेथड्स भी हैं, है ना, उन मेथड से कभी क्वेश्चन आया नहीं। और एनसीईआरटी में भी उन मेथड के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखी हुई है ना। तो वो मेथड क्या है, मैं उनके नाम आपको जिक्र कर देता हूँ, उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इन्हीं से बनता है ना। ये पोलराइजेशन के और मेथड्स जो है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, पोलराइजेशन बाय कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला है साहब, एक है रिफ्रैक्शन, एक है डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, और एक है स्कैटरिंग। ठीक है, ये स्कैटरिंग से, ये और मेथड लिखे मैंने, ये मेथड्स लिखे मैंने, और कौन कौन से मेथड है नाम बता रहा हूं इनके मैं, और इनके काम बता रहा हूं मैं, नाम और काम। ठीक है, डिटेल में गहराई में पढ़ना है ना, तो हाँ, पेज नंबर 94 95 पे जाएं। पेज नंबर 94 और 95 तुम्हारे मॉड्यूल नंबर 6 का है ना, ये मॉड्यूल नंबर 6, इसे पेज नंबर 94 95 पे पढ़ लें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या है, ऐसे नहीं कि तुम पूरा ही पढ़ लो, मैं बता देता हूँ क्या है, पढ़ लेना, वहां पे लिखना है तो लिख भी लेना अपने आप, है ना। मेथड समझा देता हूँ मैं। जो क्वेश्चन बनने वाला मेथड है वो ये है जो मैंने अभी बताया। आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो इसी पे आए, है ना। पोलराइजेशन से सबसे ज्यादा बार अभी पिछले, आप मैं बताऊं, 6 या 7 साल से पूछे जाने लगा ये, पहले तो आता भी नहीं था, है ना। और 6 7 साल में आप देखोगे ना, पोलराइजेशन से 4 बार क्वेश्चन आए, 4 में से 3 बार तो वो मेलस लॉ पे आया, वो 3 क्वेश्चन जो कल किए थे अपन। ठीक है, मतलब वो कल जो मेलस लॉ पढ़ाया था, कर देना कल। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, सब समझ में आ रहा है तुम्हें? ऑनलाइन वालों, समझ रहे हो? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ भाई, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अनस, समझ रहे हो सब? कोई नाम लेके पूछो। चलो, अब ये तीनों मेथड क्या है सुन लो और समझ लो। ठीक है, ये तीनों मेथड क्या है, देखो, पहला है रिफ्रैक्शन। अभी अभी तुमने देखा है, क्या देखा है? ये देखा है हमने कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो बस बस, ठीक है ठीक है। देखो, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड पार्ट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे केस में क्या होता है साहब, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज लाइट की तरह बिहेव करता है। अभी देखा तुमने? ठीक है, ऑनलाइन वालों, कुछ पता लगा तुम्हें? मेरी आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज आ रही है? यस नो? हाँ, ठीक है। तो भाई, अभी भी तुमने देखा है कि अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज लाइट होती है, लेकिन वो जो रिफ्रैक्टेड होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है, मतलब थोड़ा सा पार्शियली है, पूरा नहीं हुआ, है ना। तो उसको बार बार करवाओ ना, एक बार बार करवाओ यार, हर बार थोड़ा थोड़ा पोलराइज, पार्शियली पोलराइज, पार्शियली पोलराइज, पार्शियली पोलराइज, तो ऐसे होते होते कभी कभी तो फुली हो जाएगी ना। तो वो मेथड है ये रिफ्रैक्शन, है ना, ये रिफ्रैक्शन, बस बस बहुत है भाई।
ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे हम क्या लगाते हैं, ये रिफ्लेक्टर लगा देते हैं बहुत सारे पैरेलल में, एक के बाद एक के बाद एक। अब एक पहले से होगा, फिर पार्शियली बनेगी, फिर दूसरे से होगा, फिर पार्शियली बनेगी, फिर तीसरे से होगा, फिर पार्शियल बनेगी, और बनते 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 क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये मेथड है साहब रिफ्रैक्शन, है ना। अगला अगला नाम फिर रिफ्रैक्शन है, लेकिन बोल रहा डबल, बोले 2 बार में होना चाहिए। बोले बार बार का इंतजार कौन करेगा, 2 बार में करवाओ, है ना। तो 2 बार के लिए क्या है, उसमें उसमें जैसे होता है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए निकोल प्रिज्म लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रिज्म टाइप के ऑब्जेक्ट लगाते हैं साहब, 2 लगाते हैं, एक सीधा एक उल्टा, और उनसे 2 बार में काम हो जाता है ना। वो 2 बार में काम हो जाए तो उसको बोलते हैं डबल रिफ्लेक्शन। एक मेथड है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग और कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन ही है। धूल के पार्टिकल है सब, डस्ट के पार्टिकल, वो सन रेज आती है, टकरा के फैल जाती है। ये फैलने को ही तो क्या बोल रहे हैं अपन, ये फैलना मतलब टकरा के फैलना मतलब रिफ्लेक्शन ही तो है वो, है ना। तो अब तुम्हें पता है कि अगर रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर होगा तो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट क्या कैसे होगी, पोलराइज होगी, अरे होगी ना। तो ऐसे स्कैटरिंग से ये काम करवाते हैं। तो 3 मेथड हैं जो बताए मैंने। क्वेश्चन जिन पे बनते हैं वो मेथड के नाम, मेथड के बारे में पूरी डिटेल दे दी मैंने। क्वेश्चन बनेंगे बूस्टर एंगल से, है ना, न्यूमेरिकल वही मिलेगा आपसे, वही पूछते हैं बूस्टर एंगल बताओ, बता लोगे बूस्टर एंगल, बता लोगे, पहचान लोगे। क्या पोलराइजेशन के लिए डेंसर से रेयरर में जाना जरूरी है, रेयरर से डेंसर में भी जा सकते हैं। अच्छा, डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो ऐसे केस में आई ज्यादा होगा और आर, सॉरी आई कम होगा और आर क्या होगा, ज्यादा। ये तो पहले भी जानते हैं यार। अबे डेंसर टू रेयरर जाने पर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयरर टू डेंसर जाने पे, इतना जानते हो ना यार। चलो ठीक है, तो भैया अपना पोलराइजेशन खत्म, है ना, वेव ऑप्टिक्स खत्म। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स। तुम्हारा बैच सबसे पीछे हो गया है, बाकियों में 2-2 लेक्चर हो चुके हैं, है ना। उन लड़कों वालों में भी आज दूसरा लेक्चर है, तुम्हारा आज पहला लेक्चर होगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या बोला बेटा? नहीं, वो ऑफिशियल टाइम टेबल से 4 क्लास पीछे हैं, बाकी बैचों से 2 क्लास पीछे हो, है ना भाई। मंडे को शुरू होना था मॉडर्न फिजिक्स, तुम्हारे बैच में आज शुरू हो रहा है, और कई बैचों में कल शुरू हो गया था, मतलब बाकी सब में कल शुरू हो गया था, तुम्हारे में आज हो रहा है। चलो चलो टाइम वेस्ट नहीं, आओ देखो क्या क्या सिलेबस है अपना, पहले सिलेबस क्या है वो देख लें, फिर मुझे क्या क्या पढ़ाना है मैं वो बता देता हूँ। देखो मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर है साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, पहला चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। दूसरा चैप्टर है साहब मैटर वेव्स, ठीक है, मैटर वेव्स। जब एनसीईआरटी खोलोगे ना तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर के एक चैप्टर नजर आता है, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, है ना। ड्यूअल नेचर में ये दोनों चैप्टर, दोनों दोनों कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं अपने मॉड्यूल में, अपन ने अलग अलग चैप्टर का जिक्र करके दिए हुए, एनसीईआरटी में मिला के दे रहा है, बोले ड्यूअल नेचर। ठीक है, तीसरा जो आता है, ये तीसरा आता है साहब एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है साहब न्यूक्लियर फिजिक्स, नेक्स्ट आता है साहब न्यूक्लियर फिजिक्स, और एक आता है साहब रेडियो एक्टिविटी, नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एक आता है साहब एक्सरे। मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया हुआ है ना, पहला चैप्टर तो इन दोनों को मिला के दिया, दूसरा इनको मिला के दिया हुआ है, ये एटम एंड न्यूक्लियस नाम से, एटम एंड न्यूक्लियस नाम से ये बाकी के 4 फंडे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है मॉडर्न फिजिक्स में वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट। कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर जो है वो अपने सिलेबस से हट चुका है। कम्युनिकेशन होता था पहले एक, है ना, अगर तुम्हें पता हो, पहले पता हो तुम्हें तो, हाँ अच्छी बात है, तूने सुना ये देखा नहीं है, वरना मुझे पता लग गया था तू कब से है। ये पिछले 2-3 साल से हट चुका है, ये 2 साल से हट चुका है कम्युनिकेशन, है ना, नहीं पढ़ा रहे, है ना। सेमीकंडक्टर तो है, बिल्कुल है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर तो है, ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब क्या करूं मैं, थोड़ी सी उम्मीद करता हूँ कि तुम में थोड़ी बहुत बुद्धि होगी, थोड़ा बहुत समझ होगी, है ना। नहीं, अब मुझे क्या कराना है सुन लो। देखो अब मुझे क्या क्या कराना है अगले टेस्ट तक, जो टेस्ट से पहले पहले, इसमें मुझे कराना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, मैटर वेव, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है ना, ये सिलेबस में है अपने, लेकिन फिजिक्स में कभी नहीं पढ़ाया जाता, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, और केमिस्ट्री वाले जो पढ़ाते हैं उससे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एक एक्सरे वाला जो चैप्टर है ये अपने सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं है, है ना। एक्सरे जो है ना ये अपने
सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ। और एनसीईआरटी भी खोलोगे ना तो एनसीईआरटी में मात्र एक पैराग्राफ दिया हुआ है। वो पैराग्राफ में आपको बताऊं, कभी तुमने एनसीईआरटी खोली हो तो ब्लू बॉक्स बने होते, नीले रंग के बॉक्स, है ना, उसमें वो एक साइंटिस्ट का फोटो, लंबे लंबे बाल, और नीचे लिखा होता है कुछ किया है इसने, है ना, वो ऐसे एक्सरे पर ऐसे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बस। एक्सरे का एनसीईआरटी में मात्र इतना सा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन एक्सरे से भी आ रहा है, 2 बार आ गया क्वेश्चन, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ, फिर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो जो भी है, अब मुझे जो पढ़ाना है वही पढ़ाना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी, टेस्ट में भी तुम्हारे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। टेस्ट में आपका यहाँ ये 4 चैप्टर और आएंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट चैप्टर हेडिंग डाल लो, फर्स्ट हेडिंग डाल लें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी मुझे यहाँ तक बोला गया एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में नहीं पढ़ाते, अंग्रेजी बोल रहा हूँ क्या मैं हिंदी बोल रहा हूँ। लेक्चर दो, मुझे लेक्चर मिले तो मैं सब पढ़ाता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ लेक्चर मिले तो। हाँ, ये तुझे लगता नहीं बायो नहीं पढ़ा सकता क्या मैं? मेरे पढ़ाने की स्टाइल देख के तुझे क्या लगता है? हाँ? मैं बायो वालों से अच्छा पढ़ा दूंगा मैं। फिजिक्स पढ़ लो, वही बहुत है भाई। मालूम पड़ा रात को मैं जाग जाग के बायो पढ़ रहा हूँ और अगले दिन तो मैं आके समझा रहा हूँ। हालांकि समझा तो मैं अच्छा दूंगा, ये मुझे पता है कि मैं जो समझाने पे आऊंगा मैं तो मैं सब समझा दूंगा, लेकिन हाँ उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा बायो। आओ साहब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। केमिस्ट्री तो क्या मेरे घर पे ही है, वाइफ केमिस्ट्री की टीचर है, और है ना। और पहले जब मैं खुद पढ़ता था, कॉलेज वॉलेज में था, तो ऐसे ट्यूशन पढ़ाते ना खर्चा पानी निकालने के लिए, तो उस समय मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स जो मिल जाता था सब पढ़ाता था, बायो नहीं पढ़ाई बस, है ना। बायो तो मैं खुद भागा था, 10th में सबसे कम नंबर मेरे बायो में थे, सबसे कम नंबर ही बायो में थे, है ना। मैथ्स में तो 99 आए थे 100 में से। बायो में दो, साइंस के 2 पेपर होते हैं, साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड। साइंस फर्स्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस सेकंड में आता था बायोलॉजी। और बायोलॉजी में मेरे मतलब आए थे उस समय 50 में से 22 नंबर। 50 में से बायो में पास हुआ था, मतलब 19 नंबर वाला पास होता है ना 50 में से, है ना। तो 22 नंबर आए थे मेरे, मतलब 50 में से 22। अब वो भी कैसे आए थे कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर 2 बार लिख के आया था, एक में डायग्राम बनाया था, एक में डायग्राम नहीं बनाया था। तो मुझे याद है कि उस नंबर उसके भी पेपर, मतलब मेरे कैलकुलेशन थी कितने नंबर आएंगे, भाई करके में 23-24 नंबर का आया था, और 22 नंबर आ रहे हैं, मतलब उसके नंबर मिले मुझे। तो तब से पता लगा कि यार ये कॉपी जब चेक होती है बोर्ड की तो कैसे होती है। पढ़ते ही नहीं अंदर। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैंने कहा फिर तो बाकी क्वेश्चन के आंसर भी लिख के आता मैं, है ना, बाकियों में भी कुछ ना कुछ मिल जाता। चलो बोर्ड में नंबर लाना एक अलग कला है। तो मतलब क्या है, ये इससे मुझे डर लगता था। बायो में भी वो चैप्टर पढ़े थे मैंने 10th क्लास में जिनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, है ना। फूल पत्ती तो समझ में आती नहीं थी, है ना। जो समझ में आया चैप्टर वो पढ़ लिए और उससे नंबर आ गए। चलो शुरू करें। हाँ भाई ऑनलाइन वालों तुम भी सुन रहे हो, शुरुआत करें। फर्स्ट चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट हेडिंग डाल लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्या होता है साहब, किसी सरफेस पर जब हम रेडिएशन डालते हैं तो रेडिएशन डालने पर सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है साहब, ये इलेक्ट्रॉन इमिट होगा साहब। ये इलेक्ट्रॉन के इमिशन को हम क्या बोलते हैं साहब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब सरफेस पर रेडिएशन डालने से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो तो इस इफेक्ट को नाम देते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं आपको बताऊं, इसमें इसके लिए बहुत साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, है ना। इसको डिस्कवर किया हर्ट्ज ने, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए लेनार्ड और मिलिकन ने, है ना। सब अपने अपने हिसाब से समझाते रहे लेकिन समझा नहीं पाए। इसको फाइनली समझाया था आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन ने जो समझाया ना वो प्लैंक की थ्योरी को यूज करके समझाया, मतलब थ्योरी भी किसी और के लिए। अब ये प्लैंक की थ्योरी क्या थी? प्लैंक की थ्योरी थी कि रेडिएशंस जो होते हैं ना, अपनी एनर्जी का ट्रांसफर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं, है ना। और उनमें जो मिनिमम एनर्जी का पैकेट होता है ना उसको बोलते हैं फोटोन। मिनिमम एनर्जी पैकेट क्या कहलाता है? फोटोन। इसको ऐसे भी बोलते हैं क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी। क्वांटा वर्ड का मतलब समझते हो? क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी, क्वांटा वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू, जिससे कम वैल्यू पॉसिबल ना हो, और बाकी जो भी आए उसके कंप्लीट मल्टीपल में आए। जैसे चार्ज, चार्ज का क्वांटा ई बोलते हो ना। अब बाकी किसी बॉडी पे चार्ज आता है तो ई, 2e, 3, 4e ऐसे ही आता है ना, कंप्लीट मल्टीपल में आता है। तो ऐसे ही क्वांटा वर्ड का मतलब मिनिमम वैल्यू और बाकी जो भी आए उसके कंप्लीट मल्टीपल में आए। तो रेडिएशन अपनी एनर्जी का ट्रांसफर छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में करते हैं। मिनिमम एनर्जी पैकेट को बोलते हैं फोटोन।
है ना, मतलब जो सबसे सबसे छोटा पैकेट होगा, जिससे छोटा पैकेट पॉसिबल नहीं है, जिससे छोटा बंडल आपको नहीं मिल सकता, उस बंडल को नाम क्या देते हैं, फोटोन। और बाकी जो एनर्जी मिलेगी उसके कंप्लीट मल्टीपल में मिलेगी, है ना, 3 बंडल मिलेंगे, 4 बंडल मिलेंगे, 5 बंडल मिलेंगे, 100 बंडल, 1000 बंडल, उसी के कंप्लीट मल्टीपल में। ऐसा नहीं कि 2.5 बंडल मिलेंगे साहब, है ना, एक बंडल खुला हुआ है हमारे पास, है ना, बोले 2.5 बंडल, बोले आज तो 3:45 से काम चलाओ, है ना, ये पौने होने का चक्कर नहीं, सवा पौने, समझ रहे हो ना, पूरा 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 मिलेगा आपको, ठीक है। ये मिनिमम एनर्जी पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। अब ये प्लैंक ने ऐसा बोला था, तो इसका मतलब एक प्लैंक क्या मान रहा था, प्लैंक बोल रहा था कि साहब पार्टिकल होता है, लाइट का एक नेचर पार्टिकल भी होता है, भाई छोटे छोटे पैकेट्स का मतलब पार्टिकल मान रहा है ना। तो आइंस्टीन ने बात पकड़ ली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन आइंस्टीन ने ऐसे ही किया, बोले बोले वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा, ये एक्सप्लेन होगा पार्टिकल नेचर से। और पार्टिकल कौन आएगा, फोटोन। फोटोन क्या करेगा, अपनी एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कुछ निकालने में खर्च करेगा, और जो बचा कुचा होगा वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में लेके भाग जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करता है, और बाकी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन भाग जाता है। समझ पा रहे हो सब। तो ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं, एक एक फोटोन एक को ही देता है, 1-to-1 इंटरेक्शन। ऐसा नहीं कि ज्यादा है तो बांट दो, ये बांटने का नेचर वेव का होता है सब, बांटने की प्रॉपर्टी वेव की, रास्ते में जो आए सबको बांटते हुए चलो, है ना। ये पार्टिकल का नेचर बांटने का नहीं, रास्ते में जो पहला आएगा उसको पकड़ा देगा, अगर उसको निकालने लायक है तो निकल जाएगा, हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। और निकालने लायक नहीं है तो भैया गायब हो गया, फिर कोई दूसरा आएगा। अबे एक नहीं काम कर पाएगा तो कोई दूसरा आएगा ना यार, ऐसे थोड़ी होती कि दुनिया खत्म हो गई, है ना, बोले दुनिया खत्म, अबे एक नहीं कर पाया तो कोई दूसरा करेगा यार, है ना। ऐसे थोड़ी कि अंत हो गया, बोले एक ही फोटोन आता था, है ना, वो आ गया, वो आ चुका है, अब कोई नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मेरी बात समझ रहे हो भाई, कुल मिला के किस किस नेचर से समझा रहे हो, वेव नेचर की पार्टिकल नेचर। पार्टिकल का कौन सा पार्टिकल, फोटोन। ये नाम इसी से बना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो वर्ड आता है फोटोन से, और इलेक्ट्रिक वर्ड आता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या नाम दोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिख लो भाई, लिख लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लिख लें, लिख लें। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक प्लेस। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यही तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन को सर्किट में बहाओगे तो करंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो उस करंट को नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक प्लेस, photo electron emission take place when sufficient high energy light, when sufficient high energy light, sufficient high energy light falls on metal surface, sufficient high energy light falls on metal surface, falls on metal surface, falls on metal surface, phenomena is called photoelectric effect, phenomena is called photoelectric effect, phenomena is called photoelectric effect। समझ रहे हो भाई, एक सफिशिएंट हाई एनर्जी बोला मैंने, ऐसा नहीं कि किसी का भी मूड हुआ और बोले आज तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके आऊंगा। अबे एनर्जी होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन निकालने लायक एनर्जी नहीं होगी तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेगा क्या। हाँ, तो इसलिए बोला मैंने सफिशिएंट हाई एनर्जी, एक पर्याप्त तो होनी चाहिए। अब वो न्यूनतम पर्याप्त कितनी होनी चाहिए वो भी बताएंगे आपको, कम से कम कितनी होनी चाहिए, है ना। अब ऐसे तो क्या किसी को अपना कम थोड़ी लगता है, बोले अपना तो ज्यादा ही है ना। वो समझ लो ना, एक रेफरेंस पॉइंट होता है कितना ज्यादा, सही है। वो अभी बात करेंगे कितनी चाहिए, कम से कम कितनी चाहिए, वो भी जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तुम समझते जाओगे कितनी चाहिए। चलो पहले कुल मिला के ये बताओ किस नेचर से समझा रहे हो, वेव नेचर की पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो लिख लो इसे, लिख लो, आइंस्टीन एक्सप्लेन, आइंस्टीन एक्सप्लेन, आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम पार्टिकल नेचर, फ्रॉम पार्टिकल नेचर, फ्रॉम पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लें प्लैंक क्वांटम थ्योरी, 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 ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फोटोन, सॉरी पहले क्वांटम थ्योरी तो लिख लो, पहले हेडिंग डाल लो, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, ये प्लैंक का क्वांटम थ्योरी क्या है लिख लो, लिख लो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, रेडिएशन ट्रांसफर,
radiation transferred, according to Planck, radiation transfer energy, radiation transferred energy in small packets, in small packets, in small packets, minimum energy packet called photon, minimum energy packet called photon, minimum energy packet called photon, photon, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी, क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी, क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी, क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी, समझ रहे हो भाई? ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी पैकेट को क्या बोलते हैं साहब? फोटोन, है ना? अब लिखो, अगला पॉइंट लिख लो, फोटोन, अगला पॉइंट लिख लें, फोटोन, फोटोन ट्रांसफर, फोटोन ट्रांसफर्ड its 100% energy, its 100% energy, its 100% energy to the single electron, its 100% energy to the single electron, to the single electron, if it is sufficient, if it is sufficient, if it is sufficient to remove the electron, if it is sufficient to remove the electron, to remove the electron, electron comes out, electron comes out from metal surface, electron comes out from metal surface, electron comes out from metal surface, from metal surface, समझ रहे? अब ये बाहर आ गया तो हम क्या बोलेंगे? क्या हो गया? बोले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब क्या हो गया? किसने किया? फोटोन ने, है ना? यानी किससे एक्सप्लेन कर रहे हो? वेव नेचर की पार्टिकल नेचर? क्या है पार्टिकल? फोटोन, समझ गए? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है, गहराई में जाना है, तो पहले हमें इस फोटोन को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। चैप्टर में फर्स्ट हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। चैप्टर में फर्स्ट हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे साहब। फर्स्ट हेडिंग डालने, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो फोटोन होते हैं ना, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, और हमेशा चलेंगे स्पीड ऑफ लाइट से। जिस भी मीडियम में जाएंगे, उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा ना, वही फोटोन का स्पीड होगा, लेकिन चलेंगे हमेशा कैसे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर, इधर उधर देखना भी नहीं, समझ रहे हो? और वो भी किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ठीक है, लिख लो साहब पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फोटोन, फोटोन moves in a straight line path, photon moves in a straight line path, photon moves in a straight line path with the speed of light, with the speed of light, with the speed of light, moves in a straight line path with the speed of light, light की स्पीड से। ये होता है cm बराबर c0 अपॉन म्यू मीडियम। आप जानते हो लाइट की स्पीड? ये मैंने ही पढ़ाया तुम्हें यार। जिस मीडियम में जो भी लाइट की स्पीड होगी, वही फोटोन की स्पीड होगी, समझ रहे हो? और कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन में। चाहे वो हरे रंग का फोटोन हो, लाल रंग का हो, पीले रंग का हो, वो अल्ट्रावायलेट का फोटोन हो, विजिबल का फोटोन हो, इंफ्रारेड का फोटोन हो, हमेशा कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन। और मीडियम में उसकी स्पीड कितनी होगी? ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में बताऊं, एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। इन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो भैया इस फोटोन को बताया था किसने? प्लैंक ने। तो प्लैंक ने इसकी एनर्जी के बारे में बताया, एनर्जी ऑफ फोटोन बताया प्लैंक ने, E बराबर एच न्यू। ये न्यू समझते हो? न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होता है साहब? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या लाइट, जो भी आ रहा है साहब, ये न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अच्छा, न्यू भी जानते हो, C अपॉन लैम्डा होता है। अरे जानते हो ना यार, वो फ्रीक्वेंसी V, मैंने बताया कई बार यार, वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रिलेशन V बराबर एन लैम्डा, है ना? तो N बराबर V अपॉन लैम्डा। ये रेडिएशन के लिए V क्या होता है? C हो जाता है। तो न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। ठीक है, अच्छा लैम्डा साहब आपको पता है वेवलेंथ, लैम्डा सब जानते हैं वेवलेंथ। C भी जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट जानते हो भाई? अरे जानते हो? अच्छा, यहां से ये बनता है साहब SC अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। ये H और C का वैल्यू रख के हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये आता है 12 है ना? 12 का भाई ऐसे क्या एग्जैक्ट आता है 124228, 12,428,
वो पीछे का 28 खा जाते हैं हम, क्योंकि बोलने में भी अच्छा लगता है और याद रखने में भी सुविधा हो जाती है। 1 2 का 4 00। अरे रुको, लेकिन ये आता है खिचड़ी यूनिट में। खिचड़ी यूनिट मतलब ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एमस्ट्रॉन्ग। ये एच इंटू सी का जो वैल्यू है ना, ये 12400, ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एमस्ट्रॉन्ग में। अच्छा, इसी में क्यों बना रहा हूं मैं? इसलिए बना रहा हूं कि लैम्डा आपको एमस्ट्रॉन्ग में देगा। ये लैम्डा अगर मैं आपको एमस्ट्रॉन्ग में देता हूं, सोचो ऊपर मेरे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एमस्ट्रॉन्ग, और नीचे अगर लैम्डा में एमस्ट्रॉन्ग में दे दूं, तो मुझे बताओ एमस्ट्रॉन्ग से एमस्ट्रॉन्ग कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो आंसर किस में आ जाएगा? आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना। तो भैया लैम्डा को एमस्ट्रॉन्ग में रखोगे, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मुला बना दिया मैंने फोटोन की एनर्जी का। ये फोटोन की एनर्जी का सीधे फॉर्मुला बन गया आपके पास, 12400 डिवाइड बाय लैम्डा। है ना, लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में रखो, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसी में भी देगा, कभी नैनोमीटर में दे देगा, कभी माइक्रोमीटर में दे देगा, तुम तो एमस्ट्रॉन्ग बदल लो, एमस्ट्रॉन्ग बदल के यहाँ रख दो, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, वैसे अगर एच का वैल्यू बताऊं, एच क्या होता है? एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। जानते हो ये एच प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 6.67 टेंस टू पावर -34 जूल इनटू सेकंड। ये जूल इनटू सेकंड होता है भाई। और सी जानते हो, सी स्पीड ऑफ लाइट। अगर वैक्यूम में बोले तो वैक्यूम में इसका वैल्यू आपको पता है 3 इंटू टेंस टू पावर 8। अब वो एच और सी को मल्टीप्लाई करता ना मैं, तो ऐसा ही सिस्टम में आंसर आता, वो ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन ये मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला इसके लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए। कैलकुलेशन तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 99% केस में आंसर मांगेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, और लैम्डा देगा एमस्ट्रॉन्ग में, तो भैया रखो सीधे लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में रखो, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये तुम्हारी सुविधा के लिए किया है। अगर नहीं करोगे तो एच और सी रख के सॉल्व करना पड़ेगा। देखो एच ये, फिर सी 3 इंटू टेंस टू पावर 8, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर लैम्डा को और बदलना, सारे डाटा ऐसे सिस्टम में रखते तो फिर जूल में आता, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ता, बहुत लंबा हो जाता। भाई सोचो, अभी तो कर नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। करने पे आएंगे तो फिर और समझ सकते हो, एफर्ट तुम्हें डालने पड़ेंगे। एच को ये रखो, सी को 3 इंटू टेंस टू पावर 8 रखो, लैम्डा को भी मीटर में बदल के रखो, तो आंसर आता जूल में। फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और बदलना पड़ता, तो कैलकुलेशन लेंदी होती कि नहीं होती। तो तुम्हारी सुविधा के लिए डायरेक्ट ये बता दिया मैंने, सीधे रखो 12400 बस लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मैं कई बार फ्रीक्वेंसी के बारे में तुम्हें बता चुका हूं। ये फ्रीक्वेंसी क्या मीडियम बदलने पे बदलता है क्या? ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एक बार वेव सोर्स से निकल गई, घर से निकल गई, क्या रास्ते में फ्रीक्वेंसी बदलेगी? है ना। अब मुझे बताओ, एक फोटोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी है एच न्यू, इसकी एनर्जी है एच न्यू। मुझे बताओ, वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, बोलो क्या इसका एनर्जी बदलेगा? अबे न्यू बदलता है क्या? एच बदलता है क्या? तो क्या एनर्जी बदलेगा क्या? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फोटोन का एनर्जी क्या रहेगा? सेम। ठीक है, अच्छा फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी। ये यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं रिफ्लेक्शन हो गया, तो फोटोन टकरा के लौट के आ गया, क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगी? तो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, एक फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी? एक फोटोन की एनर्जी। बात पकड़ में आ रही है सबको? अच्छा, अब मैं आपको बहुत काम की चीज देने वाला हूं, और इतने काम की चीज देने वाला हूं जो आप अगर ध्यान रख लोगे तो कई क्वेश्चंस बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे। एक टेबल बना रहा हूं मैं, दुनिया भर के जितने भी रेडिएशन होते हैं ना, उन सारे रेडिएशंस के लिए मैं आपको वेवलेंथ रेंज और एनर्जी रेंज बता रहा हूं कितनी हो। ठीक है, ये लो साहब, ये ले रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और मैं बताऊंगा इनका वेवलेंथ रेंज और एनर्जी रेंज। ठीक है, वेवलेंथ रेंज और एनर्जी रेंज, वेवलेंथ रेंज और एनर्जी रेंज। ये एनर्जी हम निकाल रहे हैं फोटोन की, मतलब इनके फोटोन की एनर्जी की रेंज क्या होगी। अब मैं जो अरेंज कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में वेवलेंथ बढ़ रहा है साहब। मुझे बताओ, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? बोलो, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन भी कम होगी। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन कम होगी तो पेनिट्रेशन पावर भी क्या होगी? ये पीपी समझ रहे हो ना, पेनिट्रेशन पावर। भाई कोई रेडिएशन कितना पेनिट्रेट करेंगे, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो पेनिट्रेट कम करेगा, और एनर्जी ज्यादा होगी तो पेनिट्रेट क्या करेगा? ज्यादा। अरे पेनिट्रेट समझते हो ना? अरे भेदते हुए अंदर चलना, कितना कितना भेद सकता है, ये उसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना। भाई भेदते भेदते उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? अब हमेशा एनर्जी मेंटेन रहेगी क्या? भाई जितने से घुसा था हमेशा उतनी रहेगी क्या? धीरे धीरे कम होगी ना कभी रुकेगा ना। तो जहां जाके रुकेगा बोलेंगे इतना भेद दिया इसने। ये इसकी पेनिट्रेशन है सब, पेनिट्रेशन पावर। तो ये सारा खेल किसका है? एनर्जी का है कि नहीं है? एनर्जी ज्यादा तो पेनिट्रेशन पावर, और एनर्जी कम तो पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, अब मैं अरेंज करूं, देखो सबसे कम जो होता है ना वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे कम होता है गामा रेडिएशन। इससे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो एक्सरे। ठीक है, इससे ज्यादा वेवलेंथ होता है अल्ट्रावायलेट, ये यूवी रेडिएशन। इससे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? विजिबल। ये विजिबल जो आप देखते हैं, अरे विबग्योर,
7 रंग, ठीक है, ये विबग्योर। इससे बड़ा जो होता है वो कौन सा होता है? इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड को ही बोलते हैं हीट रेडिएशन, इन्हीं को बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। यही कहलाते हैं थर्मल रेडिएशन, गर्मी का एहसास करने वाले रेडिएशन। इसके बाद आती है माइक्रोवेव, और सबसे बड़ा जो होता है वो कौन सा होता है? सबसे बड़ा वाला वो कौन सा होता है? रेडियो वेव। ये रेडियो वेव, वेवलेंथ का ऑर्डर बताया मैंने, है ना। अब एग्जैक्ट वैल्यू देखो, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी? ये जो गामा होता है ना, इसकी वेवलेंथ होती है लेस देन 0.01 एमस्ट्रॉन्ग। एक्सरे का जो मिलता है ना, वो मिलता है 0.01 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर के कितना? 100 एमस्ट्रॉन्ग। अल्ट्रावायलेट जो मिलता है, ये मिलता है 100 एमस्ट्रॉन्ग से 3800 एमस्ट्रॉन्ग, 100 से 3800। ये जो विजिबल मिलता है ना, विजिबल, ये विजिबल का रेंज अगर मैं बताऊं तो ये होता है 3800 एमस्ट्रॉन्ग से 7800 एमस्ट्रॉन्ग, 3800 से 7800 एमस्ट्रॉन्ग। और ये जो हीट रेडिएशन होते हैं ना, इनका वेवलेंथ रेंज होता है 7800 से 10⁶ एमस्ट्रॉन्ग। माइक्रोवेव का इससे बड़ा 10⁶ एमस्ट्रॉन्ग से ज्यादा। और ये रेडियो वेव होता है ना, ये तो होता है साहब सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर रेंज का होता है ना। ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर रेंज में, मतलब सबसे बड़ी जो वेवलेंथ है ना वो किसकी है? सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव्स की है। और सबसे छोटी किसकी है? गामा। इधर आओ, इधर आओ, फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, है ना। हम गामा फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, हम विजिबल फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, अल्ट्रावायलेट फोटोन की एनर्जी निकालते हैं। देखो क्या करना है, सीधे लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में रखना है। अरे लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। शुरुआत करते हैं विजिबल से। ये 7800 रखो, 7800 रखोगे ना, ये आएगा 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 3800 रखोगे, ये आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं? ये जो एनर्जी आती है 1.3 से कितनी? 3.1। याद रखना आसान है, 1331, है ना। विजिबल की एनर्जी होती है 1.3 से 3.1 के बीच, ठीक है। हाँ, ये मजाक मजाक चल रहा है यार, याद करनी है। मैं कह रहा हूँ कई सारे क्वेश्चन अभी तू आंखों आंखों में कर देगा, अगर ये तेरे को ऑर्डर याद होगा, तेरे को डाटा याद होगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तेरे को, घबरा मत, यहीं बैठा हूं मैं अभी, ठीक है। तो ये एनर्जी रेंज बता रहा हूँ विजिबल के लिए 1.3 से 3.1। अच्छा आगे इधर इधर निकालें। ये 3800 से आया 3.1, 100 से निकालोगे ना 124 आएगा। तो ये आता है साहब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 100 से निकालोगे ना तो 100 से आया 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 0.01 से निकालोगे ना तो ये आता है साहब ये 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके लिए निकालोगे ना तो ये आता है 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मैं आसान भाषा में समझाऊं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में जो एनर्जी होता है ना, वो सिर्फ गामा पहलवान का होता है, सिर्फ गामा पहलवान। गामा पहलवान का एनर्जी मिलेगा आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में। ये एक्सरे का होता है साहब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में। एक्सरे का होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इससे कम, गामा से कम, गामा से कम एनर्जी, और आगे तो और कम होगी। अल्ट्रावायलेट की उससे कम, विजिबल की तो और कम, ये इंफ्रारेड की और कम, है ना। चलो इनकी भी निकाल दें। इसकी रेंज में निकालूंगा ना, ये 10⁶ एमस्ट्रॉन्ग से ये सॉल्व करोगे तो 0.0124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये आता है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.3। और इधर निकालोगे ना तो भैया ये आता है लेस देन 0.0124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनकी निकालोगे ना तो इनकी तो लेस देन 0.124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मुझे बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सबसे कम एनर्जी किसकी? अबे सबसे कम रेडियो वेव। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? गामा पहलवान की। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? गामा पहलवान। और सबसे कम, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी? गामा। अबे पहलवान की होगी यार। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में एनर्जी है, ये छोड़ते नहीं है किसी को। ये मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है ना, उसमें फ्यूल की फॉर्म में यूरेनियम वगैरह यूज करते हैं, उनसे अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। वो न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास कंक्रीट की दीवार बनाते हैं 2-3 मीटर मोटी, 2-3 मीटर मोटी, 2-2 मीटर, 2 मीटर समझते हो? इतनी इतनी मोटी कंक्रीट की दीवार, क्यों? क्यों भैया पेनिट्रेट करके बाहर निकल आते हैं, है ना। ये खतरनाक पेनिट्रेशन पावर है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। हालांकि रेडियो वेव से कोई समस्या नहीं अपने को, समझ रहे हो ना। ये सब जगह फैली हुई है, पूरे कमरे में, पूरे कमरे में फैली हुई है, लेकिन इनकी एनर्जी क्या है? बहुत कम है ना। अपने से अपने अंदर पेनिट्रेट करके थोड़ी घुस सकती है। गामा छोड़ दो यहाँ पे, तुम्हारे कहाँ कहाँ से पेनिट्रेट करके निकलेगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। समझ रहे हो? पेनिट्रेशन पावर बहुत जबरदस्त है गामा की। ये अल्फा बीटा गामा तो बड़े खतरनाक होते हैं भाई, इन्हीं की वजह से मैडम क्यूरी की डेथ हुई थी, कैंसर करवाते हैं तो, है ना। ये पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है यार। पता नहीं, मैंने कहा ना यार, इस कमरे में अगर मैं एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लाके रख दूं तो आधे लोग रेडिएशन के इफेक्ट में आ जाएंगे, आधे क्या सारे आ जाएंगे, और रेडिएशन का इफेक्ट जिंदगी भर लेके घूमेंगे। क्योंकि क्या होता है, ये टाइम के साथ में इनकी इंटेंसिटी कम होती है और एक्सपोनेंशियली कम होती है। क्योंकि किसी ने एक बार रेडिएशन का इफेक्ट ले लिया ना,
तो कम नहीं होता वो। ऐसा कोई मटेरियल नहीं आता कि भैया ये खींच लिया जाए, अंदर से खींच लिया जाए, वो अंदर कहाँ जाके घुसेंगे पता भी नहीं लगेगा। पेनिट्रेशन पावर बहुत जबरदस्त होती है इनकी, गामा की। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी नाम नहीं सुना तने? नहीं सुना? अबे तू साइंस नहीं पढ़ी तने? पढ़ी है लेकिन सुना नहीं है। कैसी पढ़ी है तने सर? नहीं, ये बेसिक 8th क्लास में मैडम क्यूरी का नाम आया था, 6-7। फर्जी आदमी बोले मेरी बुद्धि उसके बाद खुली है, पहले तो पता ही नहीं था दुनिया में मैं करने क्या आया हूँ, है ना। अभी तो 12th करने के, जब 10th करी, 10वीं में पता लग गया था इसको क्या करना है। 10वीं से पहले तो बस ऐसे ही जी रहा था बस, कि बोले आए हैं कुछ करने हैं। बाद में इसकी ज्ञान के नेत्र खुले कि मुझे भी कुछ करना है, डॉक्टर बनना है। होता ही यही है, 10वीं तक तो पता ही नहीं होता, ऐसे ही निक्कर में भागते रहते हैं बच्चे। बाद में लगता है कि अच्छा हमें भी कुछ करना है। कई तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये कर ले बेटा तू, है ना। अच्छा उसमें भी बच्चे, अच्छा मैं ये कर लूँ क्या, कर लेते हैं। अब कई तो ऐसे आते हैं बच्चे कि भाई जो उनको पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, सब जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। बोले मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा। बाद में फिर वो, उनके जब ज्ञान के नेत्र खुलते हैं, फिर अपने मन से प्रयास करने लगते हैं तो कर जाते हैं, कर भी जाते हैं, है ना। बाकी उसके लिए क्या, अंदर से इच्छा, इच्छा होनी चाहिए अपने, पहले अंदर आग लगनी चाहिए कि भैया हम धरती पे कुछ करने आए हैं। ये तो एक तो होता है ना पेरेंट्स की आग लगी रहती है, और एक होता है बच्चे के अंदर खुद आग लगी रहती है। तो सक्सेस तभी मिलेगी जब बच्चा खुद करेगा। बुझाने जा रहे हैं। ये लेस देन 0.0124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम, नेग्लिजिबल, जीरो मान इसकी एनर्जी। ये इससे कम, है ना, इससे कम, तो ये इससे भी कम। लेस देन कर दिया ना मैंने। क्यों हटाऊं, क्यों हटाऊं? ये किलोमीटर वाले का बोल, सेंटीमीटर वाले का बोल, मीटर वाले का बोल, और कम होता जाएगा क्या? लेस देन ले, जगह है लगा देता हूं, एक और लेस देन लगा दिया। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, अभी टेबल का यूज बताऊंगा, पहले बनाओ जल्दी से, ठीक है। अब रुको, अब काम की बातें अब शुरू करते हैं। एक टर्म सुनी होगी तुमने, वर्क फंक्शन। मुझे शक्ल से तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे दिखाई दे रहे हो, इतना तो पढ़े लिखे हो, है ना। ये ऑनलाइन वाले भी कैमरे से मुझे नजर आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। अरे वर्क फंक्शन सुना तुमने? क्या होता है, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो है उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मैं बताऊं, जो हल्के मेटल होते हैं ना, हल्के मेटल, फर्स्ट एज सेकंड ए के, एस ब्लॉक वाले फर्स्ट एज सेकंड ए के जो मेटल्स होते हैं, है ना, उनका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। उनका वर्क फंक्शन का रेंज अगर मैं बताऊं ना, तो वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सबसे कम होता है सीजियम का, और सीजियम का 1.9 समथिंग होता है, जिसको मैं 2 लिख रहा हूं ना, 1.9 समथिंग, है ना। ये रेंज बता रहा हूं हल्के मेटल्स के लिए। आगे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जाओगे ना, तो वर्क फंक्शन और ज्यादा होता है। ये तो हमने हल्के फुल्के की बात करी, है ना। डी ब्लॉक का इससे ज्यादा, एफ ब्लॉक का और ज्यादा, मतलब भारी मेटल्स का और ज्यादा होता है ना। अब लौटो, वर्क फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी। वो निकालने का काम कौन करेगा, फोटोन करेगा ना। अगर फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिफाई करेगा, वरना नहीं करेगा। ये तो समझते हो ना यार। आओ फोटोनों पे नजर मारो, फोटोन पे नजर मारो। आओ सबसे पहले विजिबल के पास चले। इसके पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, कितनी है? मैक्सिमम एनर्जी 3.1 है। अगर इस फोटोन को मैं इनके ऊपर डालता हूं, तो इनमें से कुछ के साथ कर लेंगे और कुछ के साथ नहीं कर पाएंगे। तो समझ रहे हो ना, मतलब ज्यादातर, मतलब ये मान लो 50-50 मान ला, कुछ कर लेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरी बात पकड़ में आ रही है? मैं देख रहा हूँ ना यार, मैक्सिमम एनर्जी 3.1 है, और ये 2 से 4 के बीच में अगर आता है तो ये 3 पॉइंट वाले कर लेंगे। और अगर अगर मान लिया ये 4 आ गया, क्या 3 पॉइंट वाले कर पाएंगे क्या? इधर इन पे नजर मारो, इन पे नजर मारो, इनको देखो, इंफ्रारेड को देखो। इंफ्रारेड की एनर्जी देखो कितनी है, 1.3। मैक्सिमम एनर्जी कितनी? क्या ये फोटो इलेक्ट्रिफाई कर पाएगा? क्या हीट रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिफाई कर पाएंगे? और आगे वालों को देखो, उनकी तो और कम है। और रेडियो को देखो, और भी कम है। अबे तो ये हर कोई हर काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। वे धरती पे हर कोई सारे काम कर लेगा क्या? तो भैया ये थर्मल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये कभी फोटो इलेक्ट्रिफाई नहीं कर सकते। ये धरती पर फोटो इलेक्ट्रिफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए, है ना। तुम इनको इनको मोटिवेट कर दोगे, जोश जोश दिला दोगे इनको कि तू भी कर सकता है, तो भी नहीं कर पाएगा। वो समझ रहा है ना। एक होता है ना कि कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेशन की जरूरत होती है, हनुमान जी होते हैं, भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है कि तुम कुछ कर सकते हो,
है ना, थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है और कर भी जाते हैं वो। तुम तो इनको मोटिवेट कर दो, जोश दिला दो कि जा तू भी कुछ करेगा। क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी नहीं है ना यार। अबे जो चाहिए वो तो होना चाहिए ना। मालूम पड़ा तुमने भेजा, एनर्जी खत्म होगी उसकी, एनर्जी खत्म होगी तो कुछ कर पाएगा क्या? तो मुझे बताओ इंफ्रारेड, ये तो मैं भी एग्जांपल ले रहा हूँ, हल्के मेटल, हल्के फुल्के, भारी की तो बात ही नहीं कर रहा अभी मैं। ये हल्के से नहीं कर पा रहे तो भारियों से कर पाएंगे क्या? मतलब ऐसा नहीं कि बोले देखो ये छोटे मोटे को अपन हाथ नहीं लगाते, बड़ा भेजो थोड़ा, है ना। मतलब मुझे बताओ जब हल्के फुल्के से नहीं कर पा रहे तो क्या भारी से कर पाएंगे क्या? तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा विजिबल क्या सबसे कर लेगा क्या? विजिबल ये हल्के मेटल से कर लेगा क्या? कुछ कुछ से कर लेगा, कुछ कुछ से कर लेगा। अच्छा अल्ट्रावायलेट पे नजर मारो, अल्ट्रावायलेट 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी को नहीं छोड़ेगा ये तो। कोई भी आ जाए सामने, भारी को ले आओ तुम तो, ये दादा भाई, ये तो 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है 10 या 12, मैक्सिमम वर्क फंक्शन 10-12, है ना। तो मुझे बताओ अब इसके पास इतनी एनर्जी है 124 मैक्सिमम, ये किसी को छोड़ेगा क्या? मतलब अल्ट्रावायलेट सबसे कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? अच्छा एक्सरे पे नजर मारो, ये तो इसके भी पिताजी हैं। अबे ये तो इसके पिताजी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब उसने नहीं छोड़ा तो ये छोड़ेंगे क्या? अबे ये तो दादाजी है, फिर ये तो दादाजी है, ये तो छोड़ने वाला ही नहीं है। तो मतलब क्या है, गामा रे, है ना, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट, इनके सामने कोई भी मेटल लाओ, देखने की जरूरत ही नहीं सामने कौन है, पहले लिख देना होगा। समझ रहे हो ना? गामा रे, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट के सामने कुछ भी ले आओ, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं कि हल्का ला रहे हो कि भारी ला रहे हो, पहले ही बोल देना, बोले हो जाएगा। हाँ विजिबल क्या होगा, हाथ जोड़ते जोड़ते जाएगा यार, पेपर आसान आ जाए, पेपर आसान आ जाए, मैंने जो पढ़ा वही आ जाए। समझ रहे हो? मतलब विजिबल के लिए क्या चाहिए? विजिबल के लिए भारी चाहिए कि हल्के चाहिए? हल्के चाहिए, हल्के फुल्के होंगे तो विजिबल कर लेगा। लेकिन ये तय है कि भैया इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, किसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि रेंज बता दी मैंने भैया, इससे कम तो किसी की होती नहीं, 2 से कम तो किसी की होती नहीं है। और ये देखो उन गरीबों की एनर्जी कितनी है, वो 1.3 मैक्सिमम, इसकी 1.3, और इनकी तो और कम, वो देखो उनकी तो और कम। मतलब भगवान को धन्यवाद दो, ये रेडियो वेव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर पा रही। अगर कर पा रही होती ना तो खाली जेब आते और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भर के लेके जाते। ये बेंच, मेटल की बेंच, समझ रहे हो, यहाँ रेडियो वेव मौजूद है ना, मोबाइल सिग्नल मौजूद है। मालूम पड़ा कि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तुम्हारा पूरा शरीर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भर गया। बोले आए थे हम कपड़े सही साट पहन के, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भर के ले जा रहे हैं। ठीक है, मालूम पड़ा कि 2 लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, है ना, इंडक्शन चल रहा है साहब। और समझ रहे हो, मतलब ये चार्ज की वजह से इंडक्शन, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये नहीं कर सकते, रेडियो वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बाहर धूप में कार खड़ी रहती है, अब ऐसे थोड़ी कि मेरे सारे कार के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, क्यों? बोले रोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये देखो हीट रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर ही नहीं सकता, तो मैं बाहर कार को छोड़ के आऊंगा, उसके इलेक्ट्रॉन खत्म होने वाले। ठीक है, चलो अब टर्म लिख लें पहले, वर्क फंक्शन, फिर इस पर 2-4 क्वेश्चन करते हैं। पहला लिखो, फर्स्ट टर्म लिखो वर्क फंक्शन, टर्म लिखो वर्क फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखें वर्क फंक्शन। इसको मैं सिंबल दे रहा हूं W, कई जगह फाई दिया जाता है, मैं W ले रहा हूं, तेरी मर्जी है, तेरी जो ले ले, मैं तो W लिखूंगा। लिख लो, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, minimum required energy to remove the electron, minimum required energy to remove the electron, to remove the electron from metal surface, minimum required energy to remove the electron from metal surface, from metal surface is called work function, is called work function। समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, मिनिमम जो चाहिए उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, नोट डाल लो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, वर्क फंक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट लिख लो, work function only depends on nature of material, work function only depends on nature of material, only depends on nature of material। ठीक है, मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, वह सबका सेम होगा कि अलग अलग होगा? अरे कॉपर का जो होगा वही एल्यूमिनियम का होगा क्या? अबे जो एल्यूमिनियम का हो गया वही आयरन का होगा क्या? अबे हल्के भारी सबका सेम होगा क्या? अबे हल्कों में सारे हल्कों का सेम होगा, अलग अलग होगा? मतलब मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। ब्रैकेट में लिख लो, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल।
डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग के लिए अलग अलग। समझ गए ना भाई? एक एग्जांपल लिख लो, लाइट मेटल्स के लिए इसकी रेंज कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रेंज है किसके लिए? भारियों के लिए, हल्कों के लिए? ठीक है, ये लाइट मेटल्स की बात कर रहे हैं, ये लाइट मेटल्स की बात कर रहे हैं। 2 से 4, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी भावनाएं पकड़ में आ रही है? और मेरी बात समझ रहे हो और जाग रहे हो? ठीक है, ये 2 से 4, क्या सबका 2 से 4 होगा क्या? भारी होगा कितना होगा? भारी होगा साहब 4 से लेकर के 12 के बीच में कुछ भी, 4 से 12 कुछ के बीच में कुछ भी हो सकता है। चलो एक एक रेंज बताया, एक एग्जांपल बताया मैंने। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, ये जो वर्क फंक्शन है ना, ये आने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर तुमने एक मेटल फिक्स कर दिया ना तो वर्क फंक्शन फिक्स हो गया। आप सामने उसके ऊपर किसको लाते हो? आप अल्ट्रावायलेट को लाओ, आप विजिबल को लाओ, आप इंफ्रारेड को लाओ, आप माइक्रोवेव को लाओ, रेडियो को लाओ। ऐसे नहीं किसी को देख के अपने वैल्यू बदल लेगा। बोले आज मंगलवार है, बोले आज तो अल्ट्रावायलेट आने वाला है ना, बोले आज हमारा वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, बोले आज सोमवार है, ठीक है, बोले आज तो बोले हल्के वाले आज तो विजिबल आने वाले हैं, बोले हल्के को लाओ, है ना, बोले आज तो जुम्मा है, बोले आज तो कुछ करेंगे ही नहीं, छुट्टी बनाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होगा भाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सामने वाले को देख के ये बदलता नहीं है। अगर तुमने मेटल फिक्स कर दिया, मेटल फिक्स कर दिया, तो ऐसे केस में क्या हो गया? वर्क फंक्शन फिक्स हो गया। अब इंसिडेंट रेडिएशन तुम अल्ट्रावायलेट लाओ, तुम विजिबल लाओ, तुम इंफ्रारेड लाओ, रेडियो लाओ, माइक्रो लाओ, सामने कुछ भी लाओ, आने वाले को देख करके ही बदलेगा। लिख लो अगला पॉइंट, वर्क फंक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम, वर्क फंक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम, वर्क फंक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, wavelength, frequency, intensity of incident radiation, of incident radiation, of incident radiation। आने वालों की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। समझ गए भाई? एक और प्रॉपर्टी सुन लो, ये वर्क फंक्शन चेंज हो सकता है 2 तरीकों से, एक तो इम्प्योरिटी और एक टेम्परेचर। अगर मैं इम्प्योरिटी मिला दूं, मैंने मान लिया 2 एलॉय मिला दिए, 2 एलॉय मिला के एक नया बना दिया सा, है ना, कॉपर एल्यूमिनियम मिलाया और एक नया कंपाउंड बना दिया सा, तो जो नया बनेगा उसका वर्क फंक्शन ना तो कॉपर के बराबर होगा ना एल्यूमिनियम, वो कॉपर और एल्यूमिनियम के क्या होगा? बीच में होगा। मतलब मिक्सचर का आंसर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो बताओ वर्क फंक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? भाई कुछ मिलाने से वर्क फंक्शन चेंज हुआ कि नहीं? लिख लो अगला प्रॉपर्टी, लिख ले, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन found between maximum and minimum value, found between maximum and minimum value, work function found between maximum and minimum value, maximum and minimum value when impurity adds, when impurity adds in a material, when impurity add in a material। अगर impurity मिलाओगे तो maximum और minimum के बीच में। मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? उन दोनों में जिसका ज्यादा था और जिसका कम था, तो जो बनेगा उसका आंसर उन दोनों के बीच में आएगा। समझ रहे हो ना भाई? ठीक है, अच्छा एक टेम्परेचर बढ़ा दें। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैं आपको बताऊं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ले जाऊं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक तो चक्कर लगाते हैं। वो चक्कर लगाने वाले कौन से होते हैं? बाउंडेड। कौन से होते हैं? और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं। समझ रहे हो? अरे मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा मुझे बताओ कौन से ज्यादा होते हैं, बाउंडेड ज्यादा होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं? अबे सारे आवारा बना दी तुम तो। बोले सब सब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकल गए, है ना। बाउंडेड वाले ज्यादा होंगे यार, एक आध दो आवारा बन जाते हैं, है ना। हर मेटल के, हर एक एटम के एक दो आवारा मिलके बहुत सारे आवारा हो जाते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना भाई? अबे दोनों सुनो, ठीक है भाई। ज्यादा तो बाउंडेड होते हैं, कम कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कम वाले होते हैं, वो होते हैं ना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? सबसे ऊपर मिलेंगे। जो हम वर्क फंक्शन बोलते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी इन फ्री के लिए हो सकता है। मुझे सोच के बताओ, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो बाउंडेड होगा वो कौन होगा? 1 वाला। उसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। 2 वाले को तो थोड़ा कम, 3 वाले को थोड़ा कम, और सबसे कम किसके लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। समझते हो ना ये तो बात? तो जो वर्क फंक्शन हम डिफाइन करते हैं वो जनरली किसके लिए? सबसे कम वाले के लिए। वो सबसे कम वाले के लिए,
ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे यहाँ पर सिंपल बोल रहा हूँ कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सबकी एनर्जी बढ़ेगी, n=1 वाले की भी, n=2 वाले की भी, 3 वाले की भी, 4 वाले की भी। अब 4 वाले की एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी भी एनर्जी अगर बढ़ेगी तो निकालने के लिए अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा या कम? अब कम करना पड़ेगा। तो बताओ इसका मतलब वर्क फंक्शन बढ़ गया कि घट गया? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वर्क फंक्शन कम होता है, और टेम्परेचर घटा दूं तो वर्क फंक्शन, तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। लिख लो भाई, लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वर्क फंक्शन डिक्रीजेस, on increasing temperature work function decreases, work function decreases। ठीक है, चलो अब मैथमेटिकल बात करें। मुझे बताओ यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन करेगा? अरे फोटोन की एनर्जी करेगी कि नहीं? अगर एनर्जी सफिशिएंट होगी तभी तो होगा। मुझे बताओ यहां पर जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, ये फोटोन की जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, इसी को तो नाम अपन वर्क फंक्शन दे रहे ना। अब ये एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। अबे समझ रहे हो, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं न्यू नॉट। क्या बोलते हैं साहब? मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। तो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला बन जाएगा देखो वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बनेगा h इंटू न्यू नॉट। इसको लिख सकता हूं एस सी अपॉन लेमडा नॉट। और तुम्हें पता है एस सी का वैल्यू कितना? 1 2 का 4 0 डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट। लेमडा नॉट एम स्ट्रॉन्ग में, तो आंसर किस में? इलेक्ट्रॉन में। समझ पा रहे हो भाई? अबे हाँ कि ना बोलो भाई। ये W बराबर h इंटू न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लेमडा नॉट क्या है साहब? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और W समझ रहे हो? W क्या है? वर्क फंक्शन। अबे W वर्क फंक्शन। ठीक है, ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बना दिया सर। ठीक है, अब ये छोटी सी टर्म, दो टर्म और बता दूं, न्यू नॉट और लेमडा नॉट। ये न्यू नॉट क्या है साहब? क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन दे उसकी। भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड। अच्छा, इससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट लाता हूं, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या न्यू नॉट से कम का लाइट लाऊंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या चाहिए? इस इतना या इससे ज्यादा चाहिए ना? अबे कम से कम न्यू नॉट के बराबर तो हो, उससे ज्यादा हो तो और बढ़िया। बस न्यू नॉट से कम पर क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए? न्यू नॉट या उससे ज्यादा। ठीक है, अच्छा लेमडा नॉट क्या बोलते हैं? चलो मैं एक चीज लिख के बताता हूं, मुझे बताना अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा है, बताओ क्या इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? देख के बताओ इस केस में होगा या नहीं होगा? अबे वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर तो होगा या नहीं होगा? अच्छा, इस समय अगर मैं बोलूं इसकी एनर्जी होती है ये एच न्यू, इसकी इसका वैल्यू कितना है? एच न्यू नॉट। तो अल्टीमेटली न्यू क्या आ रहा है? न्यू मोर देन न्यू नॉट आ रहा है ना? अबे ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर या ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अच्छा लेमडा में उल्टा आएगा, ये लेमडा में आएगा लेस देन इक्वल टू लेमडा नॉट। भैया इजीली समझते हो भाई, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है ना यार। मुझे बताओ ये मिनिमम है तो ये क्या होगा? मैक्सिमम। अबे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अबे समझ रहे हो? है ना भाई? अब देखो डेफिनेशन देख लो। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के लिए बोलूं तो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है? थ्रेशोल्ड। वेवलेंथ के लिए क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब जिससे आगे कट ऑफ हो जाएगा, जिसके बाद नहीं होगा। मैं लैम्डा बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, होता गया होता गया होता गया, लेकिन एक लैम्डा के बाद होना बंद हो गया। जिसके पास होना बंद हो गया उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड। मतलब वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे ज्यादा पर नहीं होता, जिससे कम पर होता है, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम पर नहीं होता, जिससे ज्यादा पर होता है, क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ मिनिमम, और वेवलेंथ में क्या बोल रहा हूँ? अच्छा ये बताओ, जो मेरे बॉक्स में कंडीशन लिखी इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? ये तीनों सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा होगा। इस केस में पीई होगा। पीई समझ रहे हो ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा मैं ऐसा लिखूं, उल्टा लिखूं, मैं लिखूं फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, क्या होगा? क्या मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, क्या होगा? क्या मैं बोलूं लैम्डा वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, क्या होगा? क्या हाँ, इस केस में पीई नहीं होगा, ये पीई नहीं होगा। अच्छा कब होगा और कहीं नहीं, कब नहीं होगा तुम्हारे सामने कंडीशन है। कौन करेगा और कौन नहीं करेगा सब दिख रहा है सबको, तो दिख रहा है ना? तो ये दो टर्म और लिख लो, बना लिए। ये डब्ल्यू वर्क फंक्शन, तो कैसी कैसी बातें कर रहा है? ये तेरे को डब्ल्यू नहीं दिख रहा?
ये ले, ये ले, अंग्रेज आदमी, तू उसकी संगत में आ गया तू, साथ में बैठते हो, इंडक्शन हो गया। जैसे इन दोनों का है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, बना लिया सबने? ऑनलाइन वालों बना लिया? अबे ऑनलाइन वालों बना चुके? चलो अब लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट टर्म लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहला टर्म लिखें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख लो। मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, minimum required frequency for photoelectron emission. Photoelectron emission is called threshold frequency. Is called threshold frequency. Is called threshold frequency. समझ रहे हैं भाई? ठीक है, अच्छा अगला लिख लो, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख लें। मैक्सिमम वेवलेंथ, maximum wavelength, maximum wavelength above, maximum wavelength above which photoelectric effect not possible, maximum wavelength above which photoelectric effect not possible, photoelectric effect not possible, not possible is called threshold wavelength, is called threshold wavelength। जिससे ज्यादा पर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अरे समझ रहे हो यार? चलो इसको यूज बताते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ये टेबल अभी मिटाई नहीं मैंने। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो फॉर सर्टेन मेटल, फॉर सर्टेन मेटल, फॉर सर्टेन मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, photoelectric effect is possible from, photoelectric effect is possible from green color, is possible from green color, green color radiation, green color radiation, but it is not possible from yellow color, but it is not possible from yellow color, it is not possible from yellow color. For certain metal, photoelectric effect is possible from green color, but it is not possible from yellow color. Then it is possible from, then it is possible from, then it is possible from। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन रेड कलर, पहला ऑप्शन रेड कलर, दूसरा ऑरेंज, तीसरा साहब ब्लू, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलते हो साहब? ठीक है, ये बोल रहा है कि साहब ये बोल रहा है कि मेटल के लिए ग्रीन से होता है, येलो से नहीं होता। तो बताओ इनमें से किससे होगा? अब मुझे बताओ, अगर ग्रीन से होता है और येलो से नहीं होता, मतलब इससे ज्यादा से नहीं होता, इससे ज्यादा से नहीं होता, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई भाई। अबे ग्रीन इस मेटल का थ्रेशोल्ड हो गया, ग्रीन से आगे नहीं करता, ये ग्रीन तक करता है, ग्रीन तक करता है, ग्रीन से आगे नहीं करता, तो ग्रीन थ्रेशोल्ड हो गया ना। अब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इधर जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होगी, और इधर जाएंगे तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से क्या होगी? ज्यादा। अब मुझे बताओ, अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम हो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या? अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
नहीं होगा। अब खुद ही बोल दो मुझे, बताओ साहब, क्या ये ऑरेंज वाला करेगा क्या? क्या रेड वाला करेगा क्या? क्या ब्लू करेगा? तो आंसर कौन सा? आंसर कौन सा? थर्ड। भाई थ्रेशोल्ड से ज्यादा वाले नहीं करते हैं, थ्रेशोल्ड से कम वाले करते हैं। तो समझ रहे हो ना यार? अच्छा, क्वेश्चन यही है, ऑप्शन चेंज। क्वेश्चन यही, ऑप्शन चेंज। पहला ऑप्शन बोल रहा है साहब, आपको बोल रहा है माइक्रोवेव्स। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है रेडियो वेव्स। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है इंफ्रारेड। और चौथा बोल रहा है विजिबल। ठीक है, चलो क्वेश्चन यही, ऑप्शन चेंज। पहला ऑप्शन बोल रहा है विजिबल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अल्ट्रावायलेट। तीसरा बोल रहा है एक्सरे। और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। चौथा बोलता है ऑल ऑफ द अबव। बोलो क्या बोलते हो? ठीक है, ये इस केस में बताओ, इस केस में बताओ। भाई थ्रेशोल्ड अगर विजिबल रेंज में है, थ्रेशोल्ड अगर विजिबल रेंज में है, तो इंफ्रारेड तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया, माइक्रोवेव और ज्यादा हो गया, रेडियो वेव और ज्यादा हो गया। तो भैया माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड नहीं करेंगे, कौन करेगा? विजिबल। हालांकि देखा जाए तो टेक्निकली विजिबल वाले सारे नहीं करते। वही देख रहे हो ना, ग्रीन ग्रीन तक करेंगे, ग्रीन के आगे वाले ये रॉय वाले नहीं करेंगे, ये रॉय वाले नहीं करने वाले, समझ रहे हो? लेकिन विजिबल में कुछ तो करते हैं ना। अगर अगला वाला पकड़ो, बोल रहा है विजिबल, अल्ट्रावायलेट। विजिबल डाउटफुल है, आधे करते हैं आधे नहीं करते, लेकिन अल्ट्रावायलेट तो पूरे करते हैं। अबे एक्सरे भी करेंगे, तो आंसर कौन सा दोगे? हाँ, ये समझ रहे हो ना, दो तो परफेक्ट है और चौथा ऑल ऑफ द अबव है, तो वही वही जाएगा। वही ऐसा लगता है ना विजिबल के कुछ करें कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोला, मान लेते करेगा। चलो क्वेश्चन यही, ऑप्शन चेंज। क्वेश्चन यही, ऑप्शन चेंज। बोल रहा है इंफ्रारेड ऑफ 100 वॉट कैपेसिटी, 100 वॉट कैपेसिटी सोर्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है फिर इंफ्रारेड ऑफ 1 किलोवाट कैपेसिटी सोर्स। तीसरा बोल रहा है अल्ट्रावायलेट ऑफ 1 वॉट कैपेसिटी सोर्स, 1 वॉट कैपेसिटी सोर्स। और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। बोलो साहब क्या जवाब दोगे? बोलो क्या जवाब दोगे? ठीक है, मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड विजिबल में है कि नहीं है? अरे थ्रेशोल्ड विजिबल में है कि नहीं है? अबे थ्रेशोल्ड विजिबल में है कि नहीं है? तो विजिबल से थ्रेशोल्ड से ज्यादा वाले करेंगे क्या? अबे ये पावर दिखा के डरा रहा है तुम्हें? पावर देख के डरना नहीं है ना? हमने को, अपने को पता है कौन कर सकता है। बोले इंफ्रारेड नहीं कर सकते। अपने को पता है विजिबल, अगर विजिबल रेंज में थ्रेशोल्ड है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वाले नहीं कर पाएंगे। तो खुद देखो, ये इंफ्रारेड थ्रेशोल्ड से ज्यादा है कि नहीं है? क्या ये कर पाएगा क्या? कितनी पावर लेके आ जाओ, तुम कितनी पावर लेके जाओ आ जाओ, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अल्ट्रावायलेट तुम तो और कम पावर ले आओ, तुम तो 0.5 वॉट लेके आओ, 0.25 वॉट लेके आओ, ये कर लेगा भाई, ये करेगा, यही कर सकता है। अब यही कर सकता है। मैं बताऊं, पावर का जो रोल आता है ना, वो पावर का रोल आता है फोटोन के। भाई पावर ज्यादा होगी ना तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटोन ज्यादा आएंगे। लेकिन अभी फोटोन इसमें आ तो ज्यादा रहे, लेकिन हर फोटोन उतनी एनर्जी लेके आ रहा है। अब गरीबों की एनर्जी कम है, क्या कर पाएंगे क्या? यहाँ रेडिएशन की पावर, रेडिएशन की पावर का रोल है उनकी इंटेंसिटी से। मैंने इंटेंसिटी बताई थी, P/A, याद कर। है ना, पावर ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना तो फोटोन ज्यादा आएंगे, फोटोन ज्यादा। अब फोटोन ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाल पाएंगे, अगर फोटो इलेक्ट्रिक करने लायक हुए तो। ये तो करने लायक ही नहीं है। करने का काम किसका? फोटोन का। उसकी एनर्जी देख तू, एक फोटोन की, बच्चे फोटोन है, क्या बच्चे करते हैं क्या? मतलब कम एनर्जी वाले कर सकते हैं क्या? हाँ, कम एनर्जी वाले नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? मेन तो इंफ्रारेड एनर्जी देखो यार, एनर्जी तुम्हें पता है कम है, नहीं कर पाएगा है। अबे अल्ट्रावायलेट, तुम अल्ट्रावायलेट, यूवी, यूवी, यूपी मतलब तुम्हारे दिमाग में यूपी छाया हुआ है। चलो भाई, चलो मिलते हैं फिर कल। कल इसको कंटिन्यू करते हैं, इस पर 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा टेबल पर भी, एक टेबल का और क्वेश्चन कराएंगे। तो भैया मॉड्यूल करते रहो, है ना, वो तुम्हारे एलन डिजिटल पे पूछते रहो डाउट्स।